तो आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है। तो ये जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसके जो राइटर हैं नटाली ट्रॉवेरॉय, उन्होंने हमें इस चैप्टर में दो फॉर्म्स ऑफ आर्ट के बारे में बताया है। एक है चाइनीज़ आर्ट और दूसरा है यूरोपियन आर्ट। तो उन्होंने दो अलग अलग स्टोरीज़ की हेल्प से हमें इन आर्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। तो ये जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसमें तीन अलग अलग स्टोरीज़ है। एक तो चाइनीज़ आर्ट के बारे में है, दूसरा है यूरोपियन आर्ट के बारे में और तीसरा है एशियन आर्ट के बारे में। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो राइटर हैं उन्होंने हमें यूरोपियन आर्ट और चाइनीज़ आर्ट, इन दोनों आर्ट्स के बीच में डिफरेंस बताया है और इन दोनों का इम्पोर्टेंस बताया है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी पहली स्टोरी कुछ ऐसी है जो कि एक चाइनीज़ स्टोरी है और ये 18th सेंचुरी की है। तो 18th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस पेंटर थे जिनका नाम था वो डोजी। उनको अपने एम्परर के पैलेस वॉल को डेकोरेट करने का काम मिला था, यानी अपने एम्परर के जो पैलेस की दीवारें थी उनको डेकोरेट करने का काम मिला था और उनके एम्परर का नाम था जुआंगजोंग। तो कहते हैं कि वो पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी वो उनकी आखिरी पेंटिंग थी। तो जब उन्होंने अपनी पेंटिंग को बना लिया तो उन्होंने उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया ताकि उस पेंटिंग को कोई ना देख पाए और सिर्फ एम्परर ही उस पेंटिंग को देख पाए। तो जब उन्होंने उस पेंटिंग को अपने एम्परर को दिखाया तो उस पेंटिंग को देखकर जो एम्परर थे वो काफ़ी ही ज़्यादा एडमायर हुए, काफ़ी ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने उस पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी। उन्होंने फॉरेस्ट देखा, जंगलों को देखा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखा, वाटरफॉल्स देखा, फ्लोट करते हुए क्लाउड्स को देखा, बहुत सारे आदमियों को देखा जो कि हिली पाथ पर चल रहे थे, उड़ते हुए चिड़ियों को देखा। तो जब वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी जो पेंटर है वो डोजी, वो अपने एम्परर को कहते हैं कि आप उस माउंटेन के फुट पर, यानी माउंटेन के नीचे जो केव बना हुआ है, जो गुफा बना हुआ है, वो उसे क्यों नहीं देखते। और वो उस गुफे को लिविंग स्पिरिट से कंपेयर करते हैं, यानी कहते हैं कि ये जो गुफा है ये जीता जागता स्पिरिट है। फिर वो क्या करते हैं कि वो क्लैप करते हैं, यानी ताली बजाते हैं, और जैसे ही वो क्लैप करते हैं उस गुफा के अंदर जाने का एक एंट्रेंस खुल जाता है और वो एम्परर को बताते हैं कि इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं और उसे हम बाहर से ऐसे नहीं देख सकते। उन चीज़ों को हमें उसे देखने के लिए, इनकी खूबसूरती को देखने के लिए हमें इस केव के अंदर जाना होगा। तो वो कहते हैं कि मैं आपको इन खूबसूरती को दिखाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ इस केव के अंदर चलिए। तो जैसे ही वो पेंटर उस केव के अंदर घुसते हैं वो पीछे से अपना एंट्रेंस जो है वो बंद कर देते हैं। तो जो एम्परर थे वो केव के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे कि जैसे ही वो डोजी उस पेंटिंग के अंदर गया वैसे ही वो जो पेंटिंग थी जो कि दीवार पर टंगी हुई थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद से जो पेंटर था वो डोजी, वो कभी भी नहीं दिखा इस वर्ल्ड में, यानी उसके किसी भी चीज़ का नामो निशान तक नहीं था वहाँ पर। उसके पेंट ब्रश का एक जो थ्रेड होता है ना वो तक नहीं था, यानी सब कुछ उसका वहाँ से गायब हो गया था। वो डोजी का नामो निशान खत्म हो गया था। तो इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं वो चाइना के क्लासिकल एडुकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कन्फ्यूशियस और जुआंगजी नाम के जो बुक्स हैं वो ऐसी ही स्टोरीज से भरी पड़ी हैं और ये जो स्टोरीज़ है ये टीचर्स को हेल्प करती हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके और उन्हें गाइड कर सके एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए। यानी ये जो स्टोरीज़ है, इन स्टोरीज़ की हेल्प से जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो एक सही डायरेक्शन, एक सही रास्ता चुन सके। तो ये जो स्टोरीज़ है ये आर्ट के स्पिरिट को दर्शाती है, यानी आर्ट के स्पिरिट को शो करती है। एक जीता जागता हुआ आर्ट के फॉर्म को शो करती है जो कि पुराने ज़माने के लोग समझा करते थे।
तो अब हमारी जो राइटर है वो हमें एक और स्टोरी बताती है जो कि वेस्टर्न यूरोप से आया हुआ है। तो जो राइटर है वो कहती है कि एक बहुत ही फेमस पेंटर थे और वो जो पेंटर थे वो एक ड्रैगन की पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन वो जो पेंटर थे वो ड्रैगन के आँखों को पूरा नहीं कर रहे थे, यानी ड्रैगन का जो आई था उसको वो कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो ड्रैगन की आँखों को पेंट कर देंगे तो वो जो ड्रैगन है वो उस पेंटिंग से उड़कर चला जाएगा। तो अब जो राइटर है वो हमें एक और स्टोरी बताती है जो कि एशियन आर्ट से लिया गया है। तो वो कहती हैं कि 15th सेंचुरी में एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था, यानी एक मास्टर लोहार था जिसका नाम था क्विंटन मैथ्सी। उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है और उसके जो फादर इन लॉ थे वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसके प्रोफेशन की वजह से, कि वो एक लोहार है, इसलिए उसके जो फादर इन लॉ थे वो उसके प्रोफेशन की वजह से उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वो जो पेंटर है वो क्या करता है कि जब उसके फादर इन लॉ अपने स्टूडियो में नहीं थे तब वो चुपके से उनके स्टूडियो में जाकर उनके पैनल पर एक फ्लाई की पेंटिंग बना देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो जब उसके फादर इन लॉ अपने स्टूडियो में आते हैं तो वो फ्लाई को देखकर उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, यानी वो पेंटिंग इतना ज़्यादा रियल लग रहा था कि वो उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। फिर जाके उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो सिर्फ एक पेंटिंग है। फिर वो उस मास्टर ब्लैकस्मिथ को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उसे ट्रेनिंग देते हैं और अपने बेटी का हाथ भी उसे दे देते हैं और बाद में वो एक बहुत ही फेमस पेंटर बनता है अपने टाइम का। तो मैंने आपको अभी जो 2 स्टोरीज़ बताई, एक जो थी पहली वाली वो ड्रैगन वाली स्टोरी, तो उसमें जो पेंटर था वो ड्रैगन के आई को पेंट नहीं कर रहा था क्योंकि उसको डर था कि वो उड़कर चला जाएगा। जैसे ही वो पेंट कर देगा तो वो ड्रैगन उस पेंटिंग से उड़कर चला जाएगा। ये जो स्टोरी था ये यूरोपियन आर्ट से लिया गया था और यूरोपियन आर्ट जो होता है वो इल्यूशन पर बेस्ड होता है। यहाँ पर जो स्टोरी में बताया गया है कि ड्रैगन की आंखें पेंट करने पर ड्रैगन उड़कर चला जाएगा, तो ये एक इल्यूजन ही तो है। और दूसरी स्टोरी जो थी वो मास्टर ब्लैकस्मिथ वाला, वो स्टोरी एशियन आर्ट से लिया गया है। तो जो एशियन आर्ट होता है वो इनर लाइफ और स्पिरिट को शो करता है, यानी वो प्राइवेट लाइफ को शो करता है। तो इस स्टोरी में जो ब्लैकस्मिथ था उसे एक पेंटर के डॉटर से प्यार हो जाता है, फिर वो पेंटिंग बनाता है एंड ऑल। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पर ब्लैकस्मिथ और पेंटर की जो डॉटर थी इनके प्राइवेट लाइफ के बारे में बताया गया है। तो जो एशियन आर्ट होता है वो इनर लाइफ और स्पिरिट को शो करता है, जबकि जो वेस्टर्न यूरोपियन आर्ट होता है वो इल्यूशन को शो करता है। तो जो हमारी चाइनीज़ स्टोरी थी जिसमें जो एम्परर थे वो डोजी की बनाई हुई पेंटिंग को बाहर से देख रहे थे, यानी वो उस पेंटिंग के आउटर अपीयरेंस को ही देख रहे थे। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट है उसने अपने पेंटिंग के ज़रिए किसी भी काम का असली मतलब को बताया है, यानी किसी भी काम का जो असली मतलब होता है उसको बताने की कोशिश करी है, ट्रू मीनिंग ऑफ वर्क को बताने की कोशिश करी है। तो जो राइटर है वो कहती हैं कि एक जो एम्परर होता है वो एक टेरिटोरी को रूल करता है, यानी वो बहुत सारी टेरिटोरीज़ को कैप्चर करता है और फिर उस पर रूल करता है। लेकिन जो एम्परर होता है वो उन टेरिटोरीज़ को बाहर से रूल करता है और उसे उस टेरिटोरी के अंदर क्या चल रहा है या फिर उस टेरिटोरी के अंदर क्या है उसके बारे में पता नहीं होता, जितना कि एक आर्टिस्ट को पता होता है। यानी एक आर्टिस्ट को ही पता होता है कि उस टेरिटोरी के अंदर क्या है। तो अब वो जो पेंटिंग थी जो कि वो डोजी के केव के अंदर जाते ही वो गायब हो गई, लेकिन वो डोजी ने यानी उस आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग के ज़रिए जो बताने की कोशिश करी थी, यानी उसका जो मोटिव था वो फुलफ़िल हो गया। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि कुछ काम, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो कि मटेरियल अपीयरेंस से ऊपर होते हैं, यानी कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो मटेरियल चीज़ों से ऊपर होते हैं। तो उनका ये जो मोटिव था वो फुलफ़िल हो गया। तो भले ही वो पेंटिंग नहीं है लेकिन उनका जो ये मोटिव था वो फुलफ़िल हो गया।
तो अब जो राइटर हैं वो हमें चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बीच में डिफरेंस बताती है। राइटर जो है वो कहती हैं कि जो यूरोपियन पेंटिंग होता है यानी वेस्टर्न यूरोपियन जो पेंटिंग होता है वो रियल होता है, यानी वो रियल पेंटिंग होता है। और उस पेंटिंग को बनाने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो चाहता है कि हम उसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी जिस तरह से हमें वो उस पेंटिंग को दिखाना चाहता है हम उसी तरह से उस पेंटिंग को देखें। यानी जिस तरह से वो अपने थॉट्स और अपने इमेजिनेशन से हमें उस पेंटिंग को दिखाना चाहता है हम उसी तरह से उस पेंटिंग को देखें। यानी हम उस पेंटिंग को उस आर्टिस्ट के थॉट से देखें, यानी वो अपने विचारों से यानी अपने थॉट्स से जैसे हमें उस पेंटिंग को दिखाना चाहता है हम उस पेंटिंग को ठीक वैसे ही देखें। अब जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो रियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जाता, यानी वो पेंटिंग रियल नहीं होती है और उसका जो पेंटर होता है यानी उसका जो आर्टिस्ट होता है वो हमें उस पेंटिंग को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए नहीं कहता। यानी जो आर्टिस्ट होता है वो चाहता है कि हम उसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थॉट से देखें, यानी हम उस पेंटिंग को कहीं से भी देख सकते हैं, हम उस पेंटिंग में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं और फिर उसमें ट्रैवल कर सकते हैं अपने थॉट्स और इमेजिनेशन के थ्रू। तो जो चाइनीज़ आर्टिस्ट होता है वो चाहता है हमें कि हम अपना ही रास्ता बनाकर उस पेंटिंग में ट्रैवल करें और वो हमें हमारी आँखों को, जो आर्टिस्ट होते हैं वो हमारी आँखों को एक रास्ता दिखा देते हैं कि हमें इस तरह से इस पेंटिंग में ट्रैवल करना है। और ये जो पेंटिंग होता है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का एक फॉर्म होता है, यानी जैसे हम ध्यान से उस पेंटिंग को देखने लगते हैं वैसे ही उस पेंटिंग का एक एक सेक्शन जो है वो खुलने लगता है, यानी उस पेंटिंग का एक एक सेक्शन खुलने लगता है और हम उस पेंटिंग में और भी ज़्यादा गहराई में जाने लगते हैं, यानी उस पेंटिंग को और भी डीपली समझने लगते हैं। और ऐसा तभी होता है जब उसको देखने वाला जो व्यूअर है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, यानी वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली एक्टिव है उस पेंटिंग को देखते वक्त। तो इस तरह का जो आर्ट वर्क है ये सिर्फ चाइनीज़ पेंटिंग में ही दिखाई देता है और कहीं भी नहीं। तो जो चाइनीज़ पेंटर होता है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी पेंटिंग को उसके नज़रिए से देखें, बल्कि वो चाहता है कि आप उसकी पेंटिंग को अपने माइंड से, अपने नज़रिए से, अपने थॉट से, अपने इमेजिनेशन से उसकी पेंटिंग को देखें। तो ये जो लैंडस्केप जो कि चाइनीज़ आर्टिस्ट बनाते हैं ये स्पिरिचुअल होता है, इनर होता है और कंसेप्चुअल होता है। तो ये जो लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट है इसे चाइनीज़ में सैनसुई कहते हैं, जिसका मतलब होता है माउंटेन और वाटर, और ये दोनों मिलकर लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी माउंटेन और वाटर मिलकर लैंडस्केप को बनाते हैं। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये डॉविस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ये दोनों ही एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स में। तो अब जो राइटर है वो कहती हैं कि जो माउंटेन है वो यांग को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो वाटर है वो येन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो माउंटेन है यांग वो वर्टिकल होता है, यानी जो माउंटेन है वो वर्टिकल होता है और वो हेवन की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, यानी जो माउंटेन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। तो वही कहा गया है कि जो माउंटेन है वो वर्टिकल होता है और वो हेवन की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। जो माउंटेन है वो स्टेबल होता है, वार्म होता है और एकदम ड्राई होता है सन की वजह से, यानी सन की धूप उसे लगती रहती है इसलिए वो ड्राई रहता है। वहीं जो वाटर होता है येन वो हॉरिजेंटल होता है और वो अर्थ पर रेस्ट करता है, और जो वाटर होता है वो फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है, कूल होता है। तो जो येन है वो यूनिवर्सल एनर्जी में फेमिनाइन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो यांग है वो यूनिवर्स में मस्कुलिन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो येन है वो फीमेल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो यांग है वो मेल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और जब इन दोनों का मिलन होता है, मेल होता है, तो डॉविज़म फॉर्म होता है।
अब जो राइटर है वो हमें थर्ड एलिमेंट के बारे में बताती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है माउंटेन और वाटर वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है जिसे मिडिल वॉइड या मिडिल वर्ल्ड कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसे राइटर हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो पहले हम ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं, फिर थोड़ा रुकते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेना और सांस छोड़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जब हम उसे रोक कर रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सांस लेना और छोड़ना तो हर कोई करता है, यानी हर समय हम सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, लेकिन जब हम उसे रोक कर रखते हैं तभी वो प्राणायाम कहलाता है। तो यहाँ पर जो मिडिल वॉइड है यानी जो मिडिल वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ इस तरह से जो राइटर है वो हमें बताती हैं कि जो मिडिल वॉइड है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो एक लैंडस्केप के लिए माउंटेन और वाटर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो थर्ड एलिमेंट होता है। यानी कि वो थर्ड एलिमेंट जो है वो वाइट वाला स्पेस, यानी जो वाइट अनपेंटेड स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब जो राइटर है वो कहती हैं कि हेवन और अर्थ के बीच में जो वॉइड है, जो मिडिल वॉइड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसे फुलफ़िल करता है ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस ही उस स्पेस को फिल करते हैं। इसलिए जो ह्यूमंस है, जो मैन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए ह्यूमंस का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ह्यूमंस का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रैंकोइस चेंग्स नाम के एक आदमी जो है वो कहते हैं कि ह्यूमंस वो नहीं है जो कि हाई पिक्स में यानी पहाड़ों के बड़े बड़े पिक्स में लॉस्ट हो जाए या सप्रेस हो जाए, बल्कि जो ह्यूमंस होते हैं वो एक लैंडस्केप का आई होते हैं, यानी एक लैंडस्केप के आँख होते हैं। तो बस ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में, लेकिन इस चैप्टर के बाद राइटर ने हमें एक आर्टिकल के बारे में बताया है जो कि वृंदा सूरी ने लिखा था 28 अगस्त 2005 को हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसका टाइटल था, जिसका हेडिंग था गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। तो इसमें आर्ट ब्रट के बारे में बताया गया है। तो आर्ट ब्रट कहने से मतलब है यहाँ पर उन लोगों से जिनके पास कोई राइट नहीं होता आर्टिस्ट कहलाने का, क्योंकि उन लोगों ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें आर्टिस्ट कहते हैं उनके टैलेंट की वजह से, उनके आर्ट वर्क की वजह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट था आर्ट ब्रट का, ये 1940s में ही आ गया। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, यानी ये अपने अंदर आर्ट को खुद से ही डेवलप करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को खुद से करते हैं तभी हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते हैं। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। वहीं जब हम किसी चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तब हमें उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, तब हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और वो कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि उनके टैलेंट्स को देखते हुए, उनके आर्ट वर्क को देखते हुए हमें उन्हें आर्टिस्ट कहना पड़ता है। तो उनके आर्ट को आर्ट ब्रट या फिर रॉ आर्ट कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है इंडिया में जो कि है रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में है। तो नेक चंद नाम के एक व्यक्ति थे जो कि जंगलों को साफ करके गार्डन बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने कुछ रिसाइकल चीज़ों से और स्टोन से मिलाकर एक कुछ ऐसा बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ नाम से जानती है। उनके इस काम को हम आर्ट ब्रट या फिर रॉ आर्ट कहते हैं। तो उनके इस काम को आज पूरी दुनिया एडमायर करती है। तो बस आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मुझे पता है कि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना और
बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो बस आज की सभा का यहीं पर अंत करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।